हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और हम आज जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसके तहत कितनी पदों के लिए जो हैं रिक्त पद निकाले गए हैं, एसटी वर्ग के लिए कितने निकाले गए हैं और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए कितने निकाले गए हैं, तो आज हम इस पर बात करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम करने वाले हैं वो ये कि इसका सिलेबस क्या है, कब ये एग्जाम होगा और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। समय बहुत ही कम है और इतने कम समय में हम किस तरीके से तैयारी करें, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है, उसके बाद हम रणनीति पर विचार करेंगे। अगर प्राथमिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, उड़ान एकेडमी हमारी जो है ये इंदपुरी में आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर है, जिसका कोटेशन ही है कि प्रयास हमारा, सफलता आपकी। आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग बच्चों को, विद्यार्थियों को किस तरीके से तैयार करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें तो इस समय जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है उसमें नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जिसमें टोटल पद जो बताए गए हैं वो है 10150, यानी 10,150 पद जो हैं वो इसमें सामान्य कैटेगरी के हिसाब से जो है, यानी सामान्य प्राथमिक शिक्षक के हिसाब से निकाले गए हैं। इसके अलावा जो है प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए भी 1416 पद निकाले गए हैं। और इसके अलावा जो है एसटी वर्ग के लिए भी पदों का जो है इसमें साफ-साफ कहा गया है कि 1523 जो हैं इसमें पोस्ट निकाली जाएँगी। यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 10,150 के अलावा 2939 पोस्ट और जोड़ दिए गए हैं। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो पोस्टों की संख्या बढ़ाई गई है और पोस्टों की संख्या बढ़ाकर ये लगभग 13,089 जो है टोटल पोस्टों की संख्या कर दी गई है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस समय जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा है। लेकिन इस परीक्षा को कौन दे सकता है, इस पर हम लोग बात करते हैं आज। ठीक, अगर हम देखें तो अगली चीज जो है वो हमें देखने को क्या मिलती है इस समय, इसमें हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन जो है वो इसमें जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो है 2025 में प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा का जो है इसमें जारी किया गया है। इस परीक्षा के तहत आवेदन करने की तिथि क्या है? अगर देखा जाए तो ऑनलाइन तरीके से इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है वो 18 जुलाई यानी 18/7/2025 है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि कब है? तो वो है 1 अगस्त 2025। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन अगर करना चाहते हैं, अगर कुछ गलत हो जाता है फॉर्म भरते समय, तो 18/7/2025 से लेके 6 अगस्त 2025 तक आप इसमें करेक्शन करा सकते हैं। अब बात आती है परीक्षा की, तो 31 अगस्त 2025 रविवार से ये परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। यानी कि 31 अगस्त के बाद जो है इन परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से जो है वो कराया जाएगा। इसके अलावा शुल्क की अगर हम बात करते हैं तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए और मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रखी गई है। यूएसके के माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म भरना ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी है कि कैसे तैयारी की जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि टोटल वैकेंसियां कितनी हैं। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 105 यानी 10150 यानी 10,150 वैकेंसियां निकाली गई हैं। इसी के तहत प्राथमिक शिक्षक एसटी यानी कि अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए भी 1523 वैकेंसियां निकाली गई हैं, यानी 1523 वैकेंसियां हैं। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा विज्ञान के तहत 1087 यानी कि विज्ञान में जो प्राथमिक शिक्षा जो साइंस के लिए है उसके लिए भी 1087 और उसमें सीधी भर्ती पदों की संख्या भी रखी गई है जो कि 329 है। और इस हिसाब से टोटल अगर देखा जाए तो टोटल संख्या जो है वो 1416 है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 2939 टोटल पोस्ट आ जाती है। अगर हम 2939 इसमें जोड़ते हैं तो टोटल पोस्टों की संख्या हो जाती है 13,000 जो है 89, यानी कि 13,000
उन 90 यानी कि 13,090 जो हैं वो पोस्ट हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इस परीक्षा को दे कौन सकता है। ये बहुत ही लोगों के मन में विचार भी हैं। अभी कई लोगों ने को नहीं पता है, दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि पता है सबको, तो अच्छी बात है। नहीं पता है तो बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए क्या अहर्ता रखा है कि कम से कम 50% अंकों के साथ जो है वो हायर सेकेंडरी यानी 12th विज्ञान संकाय से यानी कि साइंस के समकक्ष जो है उन्होंने किया हो। इसके अलावा जो है प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का उन्हें कोई डिप्लोमा, या विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक की उपाधि यानी BLEd आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ये शैक्षणिक योग्यताओं में 5% तक की छूट इसमें कही गई है। यानी 5% की छूट जो है वो इसमें दी जाएगी। अगर देखा जाए तो इस समय जो है विज्ञान शाखाओं के लिए भी अलग से उन्होंने एक नोटिफिकेशन मतलब उसी में जारी करते हुए उसकी आहताएं रखी हैं, क्या क्या योग्यताएं उसमें होनी चाहिए उनको। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें जो इसमें दिखाई देती है वो क्या दिखाई दे रही है, इसमें अगर देखा जाए तो इस शिक्षा विभाग के तहत जो है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त भर्ती नियम 2018 के समय समय पर यथा संशोधित नियम के द्वारा 8 के तहत क्या नियम बनाए गए हैं। पहला नियम, पद का नाम दिया गया है। ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा दिया गया है। पद की श्रेणी क्या है, तो पद की श्रेणी जो है वो तृतीय श्रेणी का है। ठीक। आवेदन पत्र वगैरह, निर्देश पुस्तिका वगैरह जो है वो भोपाल चयन मंडल जो है कर्मचारी चयन मंडल भोपाल उसके द्वारा दी गई है। अब शैक्षणिक योग्यताओं की बात करते हैं जो नियम 8 के तहत इसमें बताई गई है। क्या बताई गई है? सबसे पहले बताया गया है पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा मतलब क्या? कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की गई थी जिन्हें प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में से कराया गया था, और ये 2020 में भी कराया गया था और ये 2024 में भी कराया गया। अब इसमें निर्धारित प्रतिशतों के साथ अगर जिन्होंने उत्तीर्ण किया है वही विद्यार्थी इसमें आवेदन करने के पात्र होंगे। अब परीक्षाएं 2 समय हुई, यानी कि 2000 जो है 20 में हुई और एक हुई 2024 में हुई। 2020 में जो जनरल कैटेगरी है, यानी कि जनरल कैटेगरी जो कि रिजर्व कैटेगरी के रूप में आती है, यानी जनरल कैटेगरी जो दी गई है, इस जनरल कैटेगरी के तहत 2020 में जो प्रतिशत रखा गया था वो प्रतिशत क्या था? तो जनरल कैटेगरी में ओबीसी वगैरह इनका प्रतिशत क्या था? तो 2020 में जनरल कैटेगरी जिन्होंने 60% अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के जो वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी एक निम्नतम जो है अंक प्राप्त किए हैं, वही इसको भर सकते हैं। और ये जो निम्नतम अंक रखे गए हैं ओबीसी वगैरह में या एससी एसटी वर्ग में, ये रखा गया है 50%। यानी 2020 के तहत यदि यूआर कैटेगरी के 60% और ओबीसी एससी कैटेगरी के अगर 50% निर्धारित अंक अगर वो प्राप्त करते हैं तो निर्धारित अंक प्राप्त करने वालों को इसमें अहद माना जाएगा। दूसरी बात, अब बात आती है 2024 में होने वाले पेपर की। 2024 में होने वाले पेपर जो हैं अगर हम उसकी बात करें तो उसमें यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को जो है 60% अंक लाने थे। 60% अंक लाने थे यानी कि 150 नंबर का पेपर हुआ था और 150 में से 90 नंबर जो हैं उनको लाने थे। अगर 90 नंबर वो लेकर आए हैं तो वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। इसके बाद एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो अहर्ता इसमें रखी गई थी वो क्या रखी गई थी? यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए जो रखी गई थी इसमें 55% रखी गई थी। इसमें जो है वो 50% थी, इसमें 55% रखी थी, यानी कि 150 में से 82 नंबर यानी लाए हैं तो उन लोगों को इसके लिए अहद समझा जाएगा। ये एक नॉर्मल प्रतिशत जो है वो आधार रखा गया था। अब वो व्यापम ने अपने हिसाब से इसको किया था, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई अगर इस हिसाब से 2020 में जनरल कैटेगरी 60%,
बाद में एससी एसटी ओबीसी 50% लाए तो वो भी आहत माने जाएंगे, और 2024 में यूआर ओबीसी वाले 60% 150 में से अगर 90 नंबर लाए हैं तो वो माने जाएंगे, और एससी एसटी जो 55% लाए हैं वो भी 150 में से अगर 82 नंबर लाए हैं तो वो भी अर्थ माने जाएंगे। यानी कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था, यानी कि जो इस समय पास हुए हैं वो ही अगला चरण यानी जो अभी पोस्ट निकली है उसको दे पाएंगे। यानी कि ये लोग इस पेपर को देकर आए हैं, यानी कि ये मैं मान के चलता हूं कि इनको थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, यानी कि ये थोड़ा जो है उस समय पढ़े थे और पढ़ने के बाद इन्होंने इस नंबर को पार किया। यानी कि इन लोगों के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इतने कम समय में वो इसको कैसे निकाले, तो इस पर भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी दिए हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा द्वारा समय समय पर संशोधित किए गए नियमों के अनुसार भी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा कम से कम 50% अंकों के साथ, यानी कि 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी पास की गई हो, 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, कम से कम या तो 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और एनसीटीआई विनिमय 2020 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, या कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और अन्य प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री हो। ठीक है, यह अर्हता है। स्नातक उपाधि और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा वगैरह भी इसमें रखा गया है, यानी कि ये चीजें रखी गई हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्गों और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी शैक्षणिक योग्यता में 50 मतलब जो योग्यता है उसमें 5% की छूट रखी गई है। तो याद रखिए ये छूट है, इसमें परसेंटेज में छूट रखी गई है, ना कि इसमें छूट रखी गई है। ठीक है, तो 5% की छूट रखी गई है। अंग सूची उपाधि वही मानी जाएगी जो कि राज्य शासन के द्वारा प्राधिकारी के द्वारा जारी और स्वीकृत की जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा आप लोगों को ये। अब आयु की बात करते हैं, तो आयु जो है वो न्यूनतम कितने वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष, और 1 जनवरी 2025 से ये कितनी होनी चाहिए, तो देखते हैं हम लोग। पुरुष आवेदन 40 होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल और स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए ये 45% जो एज है, कितनी एज है, 45 है। पुरुषों महिलाओं के लिए जो निगम मंडल वगैरह और स्वशासी संस्थाओं में कर्मचारी और नगर सैनिक हैं उनके लिए 45। पुरुष महिला अधिक आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी 45 है। मध्य प्रदेश के मूल और स्थानीय और दिव्यांग जनों के लिए भी 45 है। यानी कि पुरुष आवेदकों के लिए सिर्फ 40 है, बाकी सबके लिए 45 है। अब बात करते हैं अतिथि शिक्षकों की। अतिथि शिक्षकों के एज में जो है जिन्होंने 200 दिवस यानी न्यूनतम कितने 200 दिन तक मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अगर अध्यापन कार्य कर लिया है तो उनको जो ये रिजर्वेशन देगा। 49 ईयर्स 54 ईयर्स है। ठीक है, निगम मंडल के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया गया है क्योंकि इन्होंने दिया 200 दिन नहीं दिए हैं, इसलिए 54 है और ये 54 है। तो याद रखना इसमें महत्वपूर्ण रूप से 45 वर्ष निगम मंडल स्थानीय संस्था के कर्मचारी और नगर सैनिकों के लिए रखा गया है, भले उन्होंने अध्यापन ना कराया हो, लेकिन अगर किसी ने कराया तो उनकी एज बढ़ाई गई है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद सिलेबस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्म वॉर्म भर देंगे हम लोग, योग्यता वगैरह ये सब है हमारे पास, मेन है ये टास्क, इसको कैसे करें। देखो, प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा ने अपना पाठ्यक्रम रिवाइज कर दिया है। इसमें अब 5 चीजें आएंगी। पहली चीज है हिंदी, सेकंड चीज है अंग्रेजी, थर्ड चीज है मैथमेटिक्स यानी गणित, फिर इसके बाद है साइंस और इसके बाद है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। हम क्वेश्चन देखते हैं क्या आएंगे। हिंदी से 15 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी इससे भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित से कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। साइंस से कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। और सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस से कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी से पूछे जा रहे हैं तो वो साइंस से पूछे जा रहे हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, इसका एवरेज रखा जाएगा। अब टोटल नंबर कितने हैं, क्वेश्चन 100, नंबर भी कितने आएंगे 100, यानी कि 100 नंबर के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो तैयारी भी इसके अकॉर्डिंग करनी है। अब क्या होगा कि जो सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस को कैसे डिफाइन करना है, इस सिलेबस को कैसे तैयार करना है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो अभी बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि इसको इस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए सिलेबस की हम लोग बात करते हैं या फिर हम टाइमिंग की बात करते हैं। पेपर 31 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा, रविवार के दिन से, जो कि टाइमिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10:30 से 12:30 और 3 से 5 बजे के
बीच में होगा। रिपोर्टिंग टाइम दी गई है अलग अलग तरीके से, जो है आने का रिपोर्टिंग टाइम और निर्देश पढ़ने का टाइम दिया गया है। तो ये तो सब चीजें नॉर्मल है, जो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस को इकाइयों में बांटा गया है और इकाइयों के हिसाब से 1 से लेकर 20 इकाइयां हैं, ठीक है। यानी 20 इकाइयां, यानी अपने आप में ये महाभारत दे दिया उन्होंने सिलेबस में। और इस तरह महाभारत रूपी सिलेबस दिया है, तो इसको करने का तरीका भी गीता की तरह ही करना पड़ेगा। यानी महाभारत का एक अंश गीता की तरह हम इसको करेंगे, ठीक। क्या है ये? तो सबसे पहले अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें, तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले जो विषय है वो है हिंदी। हिंदी में अपठित गद्यांश, व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण, निष्कर्ष क्षमता, ये सब दी गई है। इसके अलावा अपठित गद्यांश में भावार्थ, बोधगम्यता, व्याकरण, निष्कर्ष क्षमता दी गई है। ये आप लोग आसानी से कर लेंगे, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसलिए हम तैयारी की बात कर रहे हैं, इसको आसानी से किया जा सकता है। सेकेंड इकाई में हिंदी की वर्णमाला है, वर्णों का उच्चारण है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, तत्सम, उद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश, वाक्य की संरचना की बात की गई है, भेद, अर्थ बताना है, वाक्य विश्लेषण है, संश्लेषण है, रूपांतरण है, वाक्य रचना है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। अब देखो हिंदी में आना कितना है, ठीक है। हिंदी में कितने क्वेश्चन आने हैं? हिंदी में क्वेश्चन कितने पूछे जाने हैं? 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यानी कि हमें इस तरीके से इसको तैयार करना है कि 15 क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएं। समय कम है, पूरी हिंदी पढ़ने में भी हम अगर समय निकालेंगे तो बहुत निकल जाएंगे। पहली चीज, हमें एक टाइम टेबल बनाना होगा, ठीक। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो इसे तैयार करना होगा। कैसे करना होगा? सबसे पहले हिंदी में यह देखना होगा कौन सी चीज रटने की है। रटने की चीज की अगर मैं बात करूं, तो जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, अनेकार शब्दों के वाक्यांश हैं, विलोम है, पर्यायवाची हैं, विदेशी हैं, देशज शब्द हैं। ये सारे के सारे जो हैं, तत्सम है, तद्भव है, ये सब हम याद कर सकते हैं। इसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो पहली चीज, अपना एक समय निकालें, उस समय के अनुसार जो है उसको याद करने की कोशिश करें। यानी कि दिन में 2 घंटे जो है वो हिंदी को देने हैं आपको, और हिंदी में मुख्य रूप से 1 से घंटा जो है वो हमें इन्हीं चीजों को याद करने, पर्यायवाची याद करने, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय याद करने के लिए। और 1 घंटा जो है वो इन कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हिंदी में क्या कॉन्सेप्ट देखना है, वर्णमाला क्या है, वर्तनी क्या है, या शुद्धियां क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, अ, अ, समास क्या है, इन सब पे बात कर रहा है वो, लिंग वचन पे बात कर रहा है वो, कारक पे बात कर रहा है, यानी कि कॉन्सेप्ट वाला। यानी कि अगर ईमानदारी से भी आप करें तो 5 दिन में हिंदी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी पहले हम जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं, फिर अलग से हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश है, इंग्लिश में भी बहुत ही सिंपल सा हाई सेकेंडरी लेवल पे पूछा जाएगा। रीडिंग, अनसेन पैसेज वगैरह जो है इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन वगैरह, कॉम्प्रेंसिव, ये सब पूछे जाएंगे। सिनोमिन्स, एटोमिन्स पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह है, नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है ना, कंजक्शन है, वर्ब है, एडवर्ब है, यानी वही चीजें हैं जो आएगी। अब इसको भी हम कैसे करेंगे, इसको भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक। अब अगला जो है वो मैथ है। मैथ को भी इसमें बहुत विशाल रूप में दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन इन सबको करने में समय बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए किस तरीके से इनको करना है, जो मैथ हम पढ़ते हैं वही मैथ है जो इसमें दी गई है। इसके अलावा जो है मैथ में एडवांस मैथ भी दी गई है, इसके अलावा स्टैटिक्स भी दी गई है। तो इन सब के आंकड़े वगैरह जो हैं कैसे निकाले जाते हैं, इनको भी हमें देखना होगा, ठीक है। साइंस में अगर देखा जाए तो यूनिट 11, यूनिट 12 यानी कि बायो दिया गया है। बायो के अलावा जो है इसमें दिया गया है रसायन, यानी केमिस्ट्री भी दी गई है, फिजिक्स भी दी गई है, यानी अपने आप में इतना बड़ा बता दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विद्युत चुंबकीय, प्रकाश ध्वनि, इन सब के बारे में भी बताया, पूछा गया है। सोशल साइंस की बात की जाए तो अपने आप में बहुत ही विशाल है ये। सोशल साइंस की अगर बात की जाए तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोगों को करनी है, यानी कि दो दो चीजें इसमें, इंडियन ज्योग्राफी के अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इसके अलावा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हमें जो है वो स्थल मंडल, वायुमंडल, इन सबको पढ़ना है। इतिहास की बात की जाए तो एंशियंट भी है इसमें, एंशियंट के अलावा मिडिवल भी है, मिडिवल के अलावा मॉडर्न भी है, और मॉडर्न के अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें शामिल की गई है। यानी कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, ठीक। यानी कि ये सारी चीजें जो इसमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स वगैरह, यानी कि पॉलिटिकल साइंस भी है। इसके अलावा पॉलिटी का पार्ट भी है, और इसके अलावा जो है इसमें
पॉलिटिकल के पार्ट के अलावा इकोनॉमिक्स जो है वो भी इसमें शामिल किया गया है, यानी कि सिलेबस अपने आप में बहुत विशाल बनाया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि व्यापार वगैरह से भी है, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 12th लेवल के स्तर पर पूछे जाएंगे। यानी सिलेबस अपने आप में बहुत विशाल पूछा जाएगा, और इतने विशाल सिलेबस को कवर करने के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी कोई है तो वो है स्मार्ट स्टडी। हम गधे की तरह नहीं पढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, और इस तरह सिर्फ हमारे पास 1.5 महीना बचा हुआ है। यानी कि अगर देखा जाए तो 31 अगस्त के बाद जो है वो पेपर चालू हो जाएंगे। यानी 1.5 महीने में हम किस स्मार्ट स्टडी के द्वारा इसको तैयार करेंगे, कैसे हम इसको आगे जो है इसको सिलेक्शन ले सकते हैं, तो इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे अभी एक क्लास में। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमपी टेट के लिए हम ऑनलाइन तरीके से भी जो है वो कोर्सेज चालू करेंगे, लेकिन यूट्यूब पर भी ये कोर्सेज हमारे आधे से ज्यादा आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो इसमें सभी सब्जेक्टों के जो है कोर्सेज बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो है उड़ान एकेडमी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, जैसे कि एसएससी, व्यापम, रेलवे, बैंकिंग और अदर एग्जामों के लिए भी हमारे यहाँ क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पे चलती हैं, जो कि सुबह 9 बजे, दिन में 2 बजे और शाम को 5 बजे क्लासेस लगती हैं। अब हम लोग आईटीआई की से जो वैकेंसी निकली है उसकी तरफ भी जो है बच्चे कई जो आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अभी बीएचएल की पोस्ट निकली हुई है, तो बीएचएल की पोस्ट के तहत भी जो है मदन सर आपको जो है वो आईटीआई के लिए तैयार करेंगे, जिसके तहत जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से करना है, और इन सभी के बारे में आपको ये मार्गदर्शन देंगे। तो हमारा एक ऐप है जिसका नाम है उड़ान शिक्षा ऐप। आप चाहें तो इसे प्ले स्टोर पे जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ऑफिस की तरफ से, कोचिंग की तरफ से आपसे कनेक्ट किया जाएगा, और आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं इसके बारे में भी जो है पर्सनल जो है आपसे हम लोग टॉक करेंगे। इसके अलावा ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है जो 46 अर्चना टावर सी सेक्टर में स्थित है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। ठीक है, आप इन पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरीके से आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके अलावा हम तैयारी कैसे करें इस पर भी हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, और इस तरह आप तैयारी करते रहें। भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत।